मेरे पिता पुलिस में रहे हैं और महेंद्र प्रताप सिंह चौहान और गैलेंट्री अवॉर्डेड हैं, उन्होंने पान सिंह तोमर मारा था। मैं आपको बताऊं कि मैं शैतान तो था ही, क्योंकि ग्वालियर के पानी में कुछ तो चीज़ें होती हैं जहां शैतानी तो आई जाती है। कहते हैं कि पुलिस वालों के बच्चे जो हैं अच्छे नहीं बनते, तो इसी सोच के साथ उन्होंने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। देखिए, बोर्डिंग स्कूल का खाना तो बोर्डिंग स्कूल का ही रहेगा। कि जैसे एक गुलाब जामुन जो मिलता था उसको हम काट के और रोटी पे लगा लेते थे, और रोटी पे लगा लगा के एक ही गुलाब जामुन को 3-4 रोटियों पे लगा लेते थे, और उस रोटी को खा के ऐसा लगता था कि 4-5 गुलाब जामुन खा लिए। आज आपका सारा गारमेंट जो है, अगर आप खरीदते हैं, आप सोचेंगे भारत में बना है किसी भी ब्रांड का, तो ऐसा नहीं है। कपड़ा चीन से आता है, गारमेंट बांग्लादेश में बनता है और भारत में बिकता है। तो भारत भी अपना बना सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो कॉम्पिटिटिव हो। मोदी जी के आने के बाद बाकी चर्चाएं लोग बाग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर मैं व्यापार के उसके कहूँ, अगर व्यापार के हिसाब से, तो डेफिनेटली व्यापार पे और टेक्सटाइल इन पर्टिकुलर पे बहुत फोकस है। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एजुकेशन का फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। अगर वो फाउंडेशन अच्छा होता है तो निश्चित ही तौर पर आपकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होती है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी हैं जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक रेमंड शूटिंग जो है उसके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं मेरे साथ इस समय। और मैं आपको सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्वालियर से ही हैं और सिंधिया स्कूल से ये पढ़े हैं, वहाँ के एलुमनाई रहे हैं, और आज ये सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ का जो प्रोग्राम है उसको अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आप ग्वालियर के हैं, लेकिन ग्वालियर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ग्वालियर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपकी पूरी टीम का कि आपने वक्त निकाल के मेरे साथ विचार विमर्श करने की वो की। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप रेमंड शूटिंग के बिजनेस ऑफिसर, चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। रेमंड तो बहुत ज़्यादा सक्सेस कर ही रही है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस की, अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की जो पोजीशन है उसको कहाँ देखते हैं आप? देखिए, मैं एक बार बताऊं कि हमारा देश जो भारत है वो टेक्सटाइल के मामले में हमेशा से ही अग्रसर रहा है। और आपको ये ज्ञात होगा और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इवन हमारे मध्य प्रदेश तक में चंदेरी से लगा के सब जगह की बड़ी हमेशा प्रख्यात रही हैं चीज़ें। तो विभिन्न प्रदेशों से टेक्सटाइल हमेशा से आगे रहा है। और इस काम को अगर मैं कहूँ कि रेमंड ने जो काम किया है वो 1925 से रेमंड है, और 1925 में अंग्रेज़ों की एक मिल को इन्होंने एक्वायर किया था, और वहाँ से एक सूटिंग्स, क्योंकि सूट्स जो है इंडिया में नहीं थे, सूट्स का जो कपड़ा था वो रेमंड के द्वारा प्रचलित हुआ इस देश में। और उसका मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे तो वो विदेशी है, लेकिन मैं कहूँ कि एक कहावत है अंग्रेज़ी में, लिव इन रोम लाइक रोमन्स। तो मैं कहूँ कि आज हमारा देश इतना ग्लोबल हो गया है कि जब वो इंडिया आते हैं तो हम ज़रूर अपना देशी पहनावा पहनाते हैं, पर जब हम विदेश में जाते हैं तो उनको भी अपनी एक आत्मीयता के हिसाब से अगर हम बताते हैं तो हम अपना सूट्स, जो हमारे जितने भी किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स हों या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हों या CMDs हों, वो सब सूट्स पहन के जाते हैं। तो इससे उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। और आज के वक्त में आपको बताऊं, अगर इंटरनेशनल टेक्सटाइल के बेसिस पे, तो चीन के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो भारत का है। और जिस तरीके से भारत की इकॉनमी 2027 तक तीसरे नंबर पे आने वाली है विश्व में, उसी प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हमारे करंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो टेक्सटाइल को सपोर्ट कर रही हैं, हमें लगता है कि 2030 तक भारत सबसे बड़ा देश हो जाएगा टेक्सटाइल विदेश व्यापार में। क्योंकि कपड़ा जो है वो भारत में ही बन रहा है और विभिन्न प्रकार का कपड़ा बनता है। हम जैसे वूल जो है इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और वूल का मिश्रण बनाते हैं, हम पॉलिएस्टर वूल बनाते हैं, हम कॉटन के कपड़े बनाते हैं। इसी प्रकार से इस देश में अक्रॉस बहुत सारे सेंटर्स हैं। जैसे आप साउथ जाएंगे तो कॉटन बहुत बनता है, आप नॉर्थ में रहेंगे तो पॉलिएस्टर विस्कॉस बहुत बनता है, और बड़े बड़े व्यापारी इसमें लगे हुए हैं। तो ये व्यापार कंटिन्यूस हम देख रहे हैं, क्योंकि इस व्यापार के साथ एक और चीज़ जुड़ी है। अपने भारत की आबादी बहुत है, और उस आबादी को अगर एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार की वजह अगर देखा जाए कि रोज़गार कैसे दे सकते हैं, तो ये टेक्सटाइल उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि ये व्यापार आगे रहेगा और इंडिया अपना नाम, भारत जो है अपना नाम जो है इसमें दिन पर दिन ऊपर बढ़ाता जाएगा।
सर आपने रोज़गार की बात की, अगर ग्वालियर की बात करें, आप ग्वालियर से ही हैं, तो ग्वालियर में आप क्या संभावनाएं देखते हैं कि अगर टेक्सटाइल मिल्स ग्वालियर में भी लगे? जैसे हम देखते हैं पहले एक जेसी मिल थी जो कि बंद हो गई, ऐसी और भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिसकी बात चलती है करने के लिए, आईटी पार्क भी बनाया गया है सरकार द्वारा, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई जो कि सरकार ने सोची थी। तो आपको लगता है कि रेमंड इसमें कोई सहयोग कर सकता है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि सोच अच्छी होती है हर जगह की, और सरकार की हमेशा सोच पॉजिटिव होती है, और हमेशा सरकार इन्वेस्टमेंट्स करती है हर जगह, पर उसको बढ़ाने का काम वहाँ के जो अपने लोग होते हैं उनका होता है। और एक टाइम था, बात सही है, आपने कहा जेसी मिल से चालू हुए और ग्रासिम यहाँ पे था, और ये सारे व्यापार और उद्योग बंद हुए। और उसका कारण ये रहता है कि जब तक आप हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे थे और बाहर के लोग नहीं आ रहे थे, तब तक आपका जो भी आप बना रहे थे वो बिक रहा था। लेकिन आज के अगर उसमें देखा जाए परिप्रेक्ष्य में, तो व्यापार की बाउंड्रीज खुल चुकी हैं। आज आपका सारा गारमेंट जो है, अगर आप खरीदते हैं, आप सोचेंगे भारत में बना है किसी भी ब्रांड का, तो ऐसा नहीं है। कपड़ा चीन से आता है, गारमेंट बांग्लादेश में बनता है और भारत में बिकता है। तो भारत भी अपना बना सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो कॉम्पिटिटिव हो। और कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है कि उसको हर क्षेत्र में, चाहे वो लेबर की एफिशिएंसी हो, चाहे वो मशीनों का नयापन हो, चाहे वो हर तरीके से उसको कॉस्ट इफेक्टिव और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि ग्वालियर क्षेत्र में भी इस तरीके की विकास डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन यहाँ के अपने जितने भी लोग हैं आपस में ये देखें कि ये जो है व्यापार जो है, यहाँ के लोग उस तरीके से काम करें कि उसमें अपना श्रेय उन लोगों से भी ज़्यादा दें जो बाकी जगहों के देते हैं क्षेत्र के। तो मुझे लगता है कि उसके साथ अगर पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ ऑल राउंड एक कंट्रीब्यूशन हो, तो यहाँ जगत जो है, व्यापार जगत जो है बढ़ता रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली यहाँ गारमेंट यूनिट अगर लगाई जाए तो बहुत अच्छी फलेगी और लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। सर आप सिंधिया स्कूल फोर्ट से पढ़े हैं, निश्चित ही जब स्कूल में वापस आते हैं तो पुरानी यादों में कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं। स्कूल में जो कभी शरारतें की होती हैं या कुछ अचीवमेंट मिले होते हैं वो कहीं ना कहीं याद आते हैं, और आपके साथ बहुत सारे ऐसे एलुमनाई हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। तो कोई ऐसी याद जो आपको स्कूल की हो जो आप साझा करने चाहें हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि मेरा सिंधिया स्कूल में जाने का, जब मैं 1978 में गया था, 1978 में क्लास तीसरी कक्षा में गया था, तो मेरी उम्र थी 7 साल की। और इतना छोटा बालक अगर स्कूल में जाए उस ज़माने में तो बड़ा वो होता था। लेकिन मैं ये कहूँ कि जिस तरीके का उस वक़्त यहाँ का माहौल था, मेरे पिता पुलिस में रहे हैं और महेंद्र प्रताप सिंह चौहान और गैलेंट्री अवॉर्डेड हैं, उन्होंने पान सिंह तोमर मारा था। तो उन्होंने हमेशा ये देखा, उस वक़्त बड़ा पावर का वो था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि इस पावर के साथ मेरा जो है बिगड़ना संभव है, क्योंकि कहते हैं कि पुलिस वालों के बच्चे जो हैं अच्छे नहीं बनते। तो इसी सोच के साथ उन्होंने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, और कभी भी मुझे लेने नहीं आते थे। पर मैं कहूँ कि ये एक उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया मेरे जीवन के आगे जीवन के लिए, जिसका कि मैं आज कह सकता हूँ, बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे सकता हूँ अपने माता पिता को कि उनकी ये सोच थी कि उसकी वजह से जो मुझे एनवायरनमेंट मिला। तीसरी कक्षा से मेरे टीचर्स, मैडम धीर थी जो मेरी जूनियर स्कूल की हाउस मिस्ट्रेस थी, और लेट मैडम आभा मुखर्जी। मैं आपको बताऊं कि मैं शैतान तो था ही, क्योंकि ग्वालियर के पानी में कुछ तो चीज़ें होती हैं जहां शैतानी तो आई जाती है। तो हमको सोने के लिए कहा जाता है कि दोपहर में ना, हम छोटे बच्चे थे, तीसरी कक्षा चौथी कक्षा के बच्चे छोटे होते हैं, तो कहा जाता था कि दोपहर में 1 घंटा सोना कंपलसरी था। और कुछ ना कुछ करके मैं चोरी से अपनी जो कॉमिक्स होती थी वो कॉमिक्स निकाल के पढ़ने लगता था, कहीं कुछ करने लगता था। तो मैडम मुखर्जी जो हैं, हमारी जो हाउस मेट्रन हैं, वो एकदम से दरवाज़ा खोल के आ जाती थी और पकड़ लेती थी। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बार का वाक़या है कि मैडम आभा मुखर्जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका क्या हुआ, जैसे ही सटकनी खुली और मैं किसी से कॉमिक मांग रहा था बेड को छोड़ के, तो मैं एकदम से दौड़ के गया और डॉर्मेट्री होती थी उससे बाहर भाग गया, और काफ़ी देर में एक जगह छुपा रहा बाहर डॉर्मेट्री में। और मुझे लगा कि अब चली गई होंगी, तो मैं वापस आया झांकने के लिए। मैंने ये नहीं रियलाइज़ किया कि वो डॉर्मेट्री यहाँ से निकल के और दूसरी वाली डॉर्मेट्री में चली गई, और वो पीछे से आ गई और उन्होंने मेरा कान पकड़ा और ये कहा कि तुम्हारा पापा जो है वो चोरों को पकड़ता है, हम तुमको पकड़ेगा।
मुझे याद है मैं चौथी कक्षा का बड़ा छोटा सा बालक था, लेकिन इस तरीके की शैतानियाँ होती थी। पर मेरे को लगता है कि देखिए, जिस तरीके का स्कूल रहा है और जो स्कूल है आज की तारीख में भी, इसमें डिसिप्लिन का बड़ा रोल रहा है। और जिस तरीके के बच्चे जो हमारे साथ, मतलब जो मेरे साथी, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, इनसे कांस्टेंट कुछ ना कुछ सीखने को, क्योंकि क्या था देखिए, शहर ग्वालियर, लेकिन यहाँ पे जो लोग आ रहे थे पढ़ने स्कूल में, वो विदेशों से, पूरे इंडिया से, अलग अलग जगहों से, कभी कलकत्ता से लोग, बम्बई से, साउथ से भी, नॉर्थ से तो आते ही थे, पंजाब से, इधर से, सब जगह से आते थे। फिर दुबई, अमेरिका, सब जगह से बच्चे जो जिनके पिता बाहर, इंडियन बाहर काम करते थे, वो लोग अपने बच्चों को भेजते थे। उनके साथ जो बचपन से इंटरेक्शन होता है, उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मुझे याद है कि उस तरीके का इंटरेक्शन जो मेरे को वैल्यू ऐड करता था, मेरी नॉलेज को बढ़ाता था। और उसके बाद मेरा स्पोर्ट्स में हर तरीके का स्पोर्ट्स खिलाना, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, बैडमिंटन, मतलब लॉन टेनिस, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, इस तरीके का ऑलराउंड डेवलपमेंट हर बच्चे को जो है एक मैं कहूँ कि कॉन्फिडेंस के लिए तैयार कर देता है आगे। और 10 साल का मेरा जो टेन्योर है, और मैं सीनियर स्कूल में जब आया तो हमारे लेट हाउस मास्टर श्री ओ.एन. दीक्षित, उनका बड़ा रोल रहा मेरे ऊपर। हालांकि मैं लोकल कहा जाता हूँ, स्कूल में लोकल कहते थे, और लोकलों का इतना वो नहीं होता था। और मुझे पक्का वो है कि जब लोग बाग सुनेंगे इसको कि मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो हंसेंगे। तो दीक्षित जी जो हैं मुझे इतना प्रोत्साहन देते थे, क्योंकि मेरे अंदर वो खूबियाँ बहुत देखते थे। और मुझे वर्चुअली हाउस कैप्टन ना होने के बावजूद भी वर्चुअली मुझे हाउस कैप्टन के तरीके से ट्रीट करके और मेरे से ही सारे काम करवाते थे। तो उस तरीके का कॉन्फिडेंस, उस तरीके के जो लोग हैं, श्री ओ.एन. दीक्षित, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शिष्य थे। और उस तरीके के हमारे देवेंद्र वर्मा जी लेट, मैं सब ये वो सब बता रहा हूँ आपको, जिन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिनके साथ हम रहे, आत्माराम शर्मा जी और श्री डॉक्टर एस.डी. सिंह साहब, जो हमारे दून स्कूल के टीचर थे, राजीव गांधी जी के, वो यहाँ आए, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनकी वजह से बड़ा डिसिप्लिन था। ये सब जब बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है और उस तरीका का जो माहौल आता है, मुझे लगता है कि मैं अगर अपने बारे में कहूँ कि मैं इतना परिपक्व हो गया था जब आगे बाहर निकला, कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस था। और उसी का फल है कि आज मैं रेमंड जैसी कंपनी में भी, जहाँ पे लोग बाग विभिन्न उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, टॉप ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, और मतलब टॉप इंस्टीट्यूट से होते हैं, मेरा भी अपना एक उसमें वो है कि मैं आज चीफ बिजनेस ऑफिसर शूटिंग्स का हूँ, जो उनका सबसे बड़ा व्यापार है। आज 2000 करोड़ का व्यापार है ये, और उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो कहीं ना कहीं मैं अपना श्रेय जो है बहुत हद तक सिंधिया स्कूल को देता हूँ। सर, मुझे किसी ने बताया था कि लोकल जो पढ़ते थे उनसे बहादुरा के लड्डू की बड़ी डिमांड होती थी, ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? देखिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और मैं एक बात कहूँ, और खाने का बड़ा शौक़ होता है बच्चों को, और वो जो 10 साल निकले हैं, वो खाना जो होता था, क्योंकि देखिए बोर्डिंग स्कूल का खाना तो बोर्डिंग स्कूल का ही रहेगा। और उस ज़माने में मैं बताऊँ आपको कि समझ लीजिए कि एक तरह से वो आर्मी की मेस होती थी, और रोटियों पे से आटा झड़ रहा होता था, और सब्ज़ी को हम कहते थे सादा, और दाल तो दाल, सादा, पुलाव, और बड़े फिक्स रहती थी चीज़ें। तो बड़े अभाव में कह लीजिए कि जैसे एक गुलाब जामुन जो मिलता था, उसको हम काट के और रोटी पे लगा लेते थे, और रोटी पे लगा के एक ही गुलाब जामुन को 3-4 रोटियों पे लगा लेते थे, और उस रोटी को खा के ऐसा लगता था कि 4-5 गुलाब जामुन खा लिए। और इस तरीके से चीज़ें होती थी। लेकिन जब भी कोई बच्चा, जैसे मेरे जैसा जो मैं लोकल था, जब भी घर जाता था, तो डेफिनेटली बहादुरा लड्डू क्या, मैं कहूँ वो क्वालिटी का चिकन। अभी भी मैं हवाई जहाज़ से जब बम्बई से आ रहा था, तो एक ग्रुप है जो 93 बैच है शायद, अगर मैं मिस्टेकन ना हूँ, उन्होंने अपना डिसाइड किया है कि वो सब क्वालिटी वाले के यहाँ मिलेंगे, और वहाँ उनको बटर चिकन खाना है। और मैंने ये भी सुना उनको बात करते हुए कि क्वालिटी वाले ने बोला है कि सिंधिया स्कूल के लिए जितने भी ये पुराने छात्र आ रहे हैं, उनके लिए वो क्वालिटी वाला अपना रेस्टोरेंट 1-2 बजे तक खोल के रखेगा और उनको सर्विस करेगा। तो उस तरीके की चीज़ें थी। पर मैं अपनी तरफ से क्या करता था कि मैं अपनी माँ से पूरा एक बहुत बड़ा टिफ़िन हुआ करता था, और मैं आपको बोलूँ, अगर मैं ऐसे बता रहा हूँ तो ज़मीन से एक्चुअली इतना बड़ा टिफ़िन था, उसमें सारी सब्जियाँ भरती थी, रसे की टोकरी भर के पूड़ियाँ बनवाता था, और ये बहादुरा के लड्डू और ये सब लेके मैं जाता था और अपने बैच वालों को खिलाता था।
तो ये बड़ा एक अमूमन इसी तरीके की चीज़ होती थी और सबको बड़ा मज़ा आता था कि ये सब चीज़ें। और कई बार इसमें ऐसा भी होता था कि मैंने कहा जैसा कि मैं थोड़ा सा वो भी था, चालाक था, शातिर था, तो मैं देखता था कि सीनियर्स हड़प लेंगे ये, तो मैं क्या करता था कि जो मेरे साथ मेरे मामा या कोई भी जाते थे तो मैं अपने जो साथ के जो लड़के हुआ करते थे उन लोगों को कहता था कि अस्ताचल पे आ जाओ, या सास बहू टेम्पल पे बुला लेता था और वहाँ उन लोगों को खिलाता था। उससे पहले जो है मैं नहीं खोलता था जिससे सीनियर्स ना खा लें। और खाने की मैं बात बताऊँ एक और चीज़, इसको कहा अगर हम ज़्यादा खाते हैं ना तो हमारा एक वर्ड होता है हमारे यहाँ वर्ड देखिए स्कूल में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो एक वर्ड होता था हौदना। अगर खूब खाते हो ना तो उसको कहते हैं हौद रहा है। तो बड़ी स्पेशल चीज़ें, जैसे मैंने कहा सादा ये सब चीज़ें होती हैं, फुल्का, रोटी नहीं कहते थे हम, फुल्का कहते थे। तो ऐसे ये हौदना भी था, मतलब जो ज़्यादा खाता है बोले यार हौद रहा है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। इनफैक्ट एक टी शर्ट है, अगर मौका मिला तो मैं आपको फ़ोटो भेजूंगा उसकी, उस पर सारे इसी तरीके के नाम लिखे हुए हैं, तो आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की हमारी सिंधिया स्कूल की वोकैबुलरी थी। सर मोदी जी आ रहे हैं सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर, जिसका हिस्सा आप भी बनने वाले हो। तो अगर देखें मोदी जी के आने से पहले और मोदी जी के आने के बाद 2014 की मैं बात करूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें डेवलपमेंट हुआ है या कुछ कमी आई है, कैसा लगता है फिर आपको? देखिए मैं एक बात बोलता हूं कि मोदी जी के आने के बाद डेफिनेटली जो है पूरा देश एक डिफरेंट तरीके की गवर्नेंस देख रहा है। और मैं ये कहूं कि पीयूष गोयल जी हमारे इस वक्त मंत्री हैं और बहुत सारी जो है पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ला रही है, जहां सरकार जो है एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। उसके लिए टेक्सटाइल पार्क अगर आपने अभी सुना हो तो भारत सरकार ने बड़े बड़े 5-6 टेक्सटाइल पार्क डिफाइन किए हैं, उसमें 2-3 ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो चुके हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ पीयूष गोयल जी के, मतलब मोदी जी के उसी में हो रहा है अंडर हिज गाइडेंस, कि पीयूष गोयल जी इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि भारत 2030 तक, जैसा मैंने पहले भी कहा, वन ऑफ द टॉप लीडिंग एक्सपोर्टर हो जाएगा और हमारा जो एक्सपोर्ट्स है दैट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट। और आपको ज्ञात है कि मतलब 2027 तक हम तीसरे बड़े इकॉनमी हो ही जाएंगे, ऐसा एस्टिमेशन है हमारी जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से। तो उस चीज़ का देखिए मोदी जी के आने के बाद बाकी चर्चाएं लोग बाग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर मैं व्यापार के उसके कहूँ अगर व्यापार के हिसाब से तो डेफिनेटली व्यापार पे और टेक्सटाइल इन पर्टिकुलर पे बहुत फोकस है। और मोदी जी खुद गुजरात के हैं और गुजरात का सूरत अपने में, और अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया रहा है। तो मोदी जी का विशेष फोकस हमें ऐसा लगता है, डायरेक्टली तो नहीं पता चलता, पर मैं कहूँ पीयूष गोयल जी के थ्रू पता चलता है कि उस पर डेफिनेटली बहुत फोकस है। सर आप ग्वालियर से हैं, ग्वालियर के यूथ को आप क्या मैसेज देंगे? अगर मैं करंट सिनेरियो देखूं तो राजनीति की तरफ बहुत जाने की सोचता है यूथ। इतना एजुकेशन, जैसे अगर अदर सिटीज़ की अपन बात करें इंदौर वगैरह की, तो वहाँ लोग थोड़ा बिजनेस माइंडेड हैं या एजुकेशन पे फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ यूथ थोड़ा पॉलिटिक्स की ओर ज़्यादा रुझान है। तो यूथ को आप क्या मैसेज देंगे कि उनका भी करियर एक अच्छा करियर बने आपकी तरह? देखिए पॉलिटिक्स की तरफ रुझान होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखिए व्यक्ति अपने अपने में एक लीडरशिप ट्रेट लेके आता है। तो रुझान होना अच्छी बात है, सीखना या अपने आप को उस तरीके से समझना अच्छी बात है, पर सोचना कि खाली पॉलिटिक्स का मतलब है कि एमएलए बन जाना या सरपंच बन जाना या किसी जगह का खाली अध्यक्ष बन जाना या मंत्री बन जाना, वही अगर एक ऑब्जेक्टिव है तो मैं कहूँगा कि उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं उस लार्जर पॉलिटिक्स को देखूं तो वो पॉलिटिक्स होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो, जो कंट्रीब्यूटरी हो। कि देखिए अब आज के तारीख में जबकि ज़माना इतना एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव हो गया है, इतना मैं कहूँ कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, आज के मोबाइल फ़ोन्स और ये सब चीज़ों से लोग बाग इतने अवेयर हो जाते हैं, तो मेरा मानना है कि इन पॉलिटिक्स के एरियाज़ में आप करिए कंट्रीब्यूशन, आप समाज के लिए कंट्रीब्यूशन सोचिए। आप ये मत सोचिए कि वो मंत्री बन जाएंगे या अध्यक्ष बन जाएंगे या वो बन जाएंगे। आप अपने भी लेवल पे सोचिए कि क्या क्या पॉजिटिविटीज आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए समाज, आपका काम होना चाहिए कि मैं इस देश के लिए हूँ। हम आज क्या हैं, आज मोटिवेटेड है ना, आप भारत का झंडा लहरा रहे हैं, हम भारत कह रहे हैं, हम हर जगह से मतलब हिंदुस्तान की तारीफ़ करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि भाई हमारे देश के बारे में लोग बाग आज गणना जब कर रहे हैं, आज से पहले हम लोगों को गरीब माना जाता था, आज से वही 20 साल पहले या 30 साल पहले।
आज हमारी श्रेणी वहाँ आ गई है कि दो लोग डरते हैं। आज हमारी सरकार में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े देशों को वो अगर गलत स्टेटमेंट मारें तो हमारी सरकार उनको रेप्रिमेंड कर देती है या उनके लिए निगेट कर देती है। आज हमारी इतनी स्ट्रेंथ है। तो आप ये सोचिए स्ट्रेंथ कैसे आ रही है। ये स्ट्रेंथ आ रही है वो हर युवा जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देश के लिए कर रहा है। अगर युवा खाली अपने लिए फोकस्ड है कि मैं बन जाऊं नेता और मैं कैसे भी ये बन जाऊं, तो मेरे ख्याल से वो गलत होगा। उस विचार के साथ मुझे लगता है प्रोग्रेस नहीं है। और मुझे लगता है अगर वो ये दिल से मान ले कि मुझे देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो बहुत कम लोग हैं जो देश के लिए सोचते हैं। और अगर उस श्रेणी में वो करते हैं और उसके साथ वो लीडरशिप लेते हैं, तो आई एम श्योर कि उनका भविष्य भी अच्छा होगा। और उन जैसे लीडर जब लीडर बनेंगे तो उनकी तारीफ होगी और देश ऊपर और जाएगा। ये मेरा